गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस शब्द को समझते हैं। ओवरलोड का मतलब होता है एक ही व्यक्ति को अगर मल्टीपल टास्क दिया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसका कहने का मतलब यही हो जाएगा कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेंगे, अगर किसी कंस्ट्रक्टर को एक से ज्यादा टास्क प्रोवाइड करेंगे तो ये भी कहलाएगा आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आप सी प्लस प्लस में करें, जावा में करें या किसी भी अदर लैंग्वेज में करें, कॉन्सेप्ट यही होगा, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, ये एक अलग बात है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते क्या है, कैसे काम होता है। लेट्स सी। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग को हेडर फाइल लेना होगा। तो सी प्लस प्लस में अगर हेडर फाइल लेते हैं हम लोग तो क्या लेंगे हम लोग, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और जैसे हम लोग सी में जानते हैं डॉट एच लगाते हैं, तो यहाँ पे डॉट एच नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। तो जैसे हम लोग सी में stdio डॉट एच लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पर डॉट एच नहीं लगाएंगे, यहाँ केवल आईओ स्ट्रीम लिखेंगे। इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब होता है कि हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस। ये आपको पहले के क्लास में बताया जा चुका है, ये सब चीजें हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर बार आपको सी आउट या सी इन जब लिखना होगा तो वहां पर हर बार आपको इस तरीके से लिखना होता है, स्टैंडर्ड सी आउट फिर स्टैंडर्ड सी इन। तो जब ये बार बार आप लिखते हो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, हम नहीं चाहते कि स्टैंडर्ड बार बार हम लिखें, हम लोग सी आउट लिखेंगे, सी इन लिखेंगे, इट्स ओके। लेकिन ये नहीं चाहते तो इसको कॉमन रूप में हम लोग ऊपर अगर लिख लेंगे तो क्या होगा कि बार बार आपको एसटीडी लिखने का जरूरत नहीं होगा। ओके, तो हमने ये दो चीजों को तो लिख लिया जो हर बार हम लोग को लिखना ही पड़ता है। अब हम लोग क्या किए, क्लास बनाते हैं। लाइक हम लोग को क्वेश्चन था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। सपोज दैट हमने एक क्लास बनाया, क्लास का जो नाम है वो हमने दे दिया एक्स वाई जेड। तो हमारे क्लास का नाम क्या हो गया, एक्स वाई जेड। अब इसमें हमने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया इंट ए बी एंड एस। सपोज दैट कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस वे में हम लोग कर रहे हैं उस चीजों को देखना है। तो हमने क्या किया, दो नंबर को जोड़ने का या कोई भी प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर ये देखें कि हम लोग स्टार्टिंग से समझे बातों को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पब्लिक। ये पब्लिक क्या होता है ये सब पहले बताया जा चुका है कि हम लोग के पास तीन प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। और उसी प्रकार से हम लोग के पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो होगा ये एक्सेस स्पेसिफायर भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब यूज करते हैं तो इसी को हम लोग स्पेसिफायर करते हैं, और जब इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इसी को हम लोग एक्सेस मॉडिफायर करते हैं। तो हमने पब्लिक लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या था, प्रीवियस क्लास के टॉपिक को आप याद कर ले, एक ऐसा मेथड जिसका नाम टू कॉपी क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। तो हमारे क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था एक्स वाई जेड। तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड नाम का एक क्लास बनाएंगे और इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं दिया है। अगर कोई भी डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई भी डेटा नहीं दिया है तो इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या होगी उसको देखना है। तो लेट्स सी, हम लोग के पास वेरिएबल क्या था, ए बी एंड सी। हम लोगों के पास ऊपर में इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में तीन वेरिएबल था, ए बी एंड सी। अगर हमने डेटा पास नहीं किया, अगर हमने कोई भी डेटा पास नहीं किया तो तीनों वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो बाय डिफॉल्ट हम क्या रखना चाहते हैं, 0। अब अगर मान लीजिए हमने फिर से एक एक्स वाई जेड बनाया और ये सिंगल आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट्स का था, अगर किसी में कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होता है तो उस प्रकार के कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके,
So this is the constructor, but it has no any arguments. It means it is default constructor as well as it is non-parameterized, non-argument constructor. Now we are creating another constructor with one argument. अब एक और constructor बना. constructor मतलब क्या? बार बार बताया जा रहा है, क्लास के नाम का ही मेथड होगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. हमने कंस्ट्रक्टर लिया, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, हमने इसमें एक आर्गुमेंट डाल दिया. ओके अगर एक आर्गुमेंट डालें तो हमारा काम ये होगा इस डेटा को तीनों के साथ इनिशियलाइज कर देना. मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू एक्स के बराबर माना जाएगा. क्योंकि हमने डेटा केवल एक दिया है तो वो एक ही डेटा कहाँ कहाँ जाएगा, ए बी सी तीनों में. एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट ले लिया है. अब चूंकि दो आर्गुमेंट लिया है, इसका मतलब ये दो वैल्यू के लिए तो क्लियर हो गया. मतलब ए का वैल्यू एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू वाई हो जाएगा, लेकिन सी का क्या, तो सी तो हमने भेजा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सी का वैल्यू 0 कर दिया जाएगा. ओके इस तरीके से ये काम भी हो गया. अब हम अगर एक आर्ग्यूमेंट्स और ले लेते हैं, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर और लेते हैं अगेन एक्स वाई जेड, और इस बार क्या करते हैं, हम 3 डेटा पास कर देते हैं. अब इसमें क्या होगा, x का डेटा a में चला जाएगा, y का डेटा b में चला जाएगा और z का डेटा c में चला जाएगा. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4 कंस्ट्रक्टर बनाया एक ही प्रोग्राम में. xyz 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 4 क्लास के नाम का मेथड है. मतलब xyz एक कंस्ट्रक्टर है और सबका अलग अलग वर्क है. इसका वर्क है तीनों का वैल्यू 0 कर दो, इसका वर्क है सभी का वैल्यू x के बराबर कर दो, इसका वर्क है कि दो वैल्यू को इनिशियलाइज करो, तीसरे को 0 कर दो, चौथे का काम क्या है कि सबका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा. तो चारों कंस्ट्रक्टर का अलग अलग काम होगा. इसका मतलब नाउ वी हैव डेवलप्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. नाउ वी आर क्रिएटिंग अनदर मेथड void show. आप ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, इसको भी कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, लेकिन इसे मेथड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि नाम से ही क्लियर है, हमने पहले ही बताया हुआ है क्लास के नाम का अगर मेथड होगा तो उसे कंस्ट्रक्टर कहेंगे, और किसी अदर नाम का होगा तो उसको नॉर्मली मेथड कहेंगे. अगर नॉर्मल मेथड होगा तो उसके आगे नो रिटर्न टाइप या तो रिटर्न टाइप लगेगा. मतलब चाहे तो आगे हम लोग void int float ये कुछ भी लगा सकते हैं, अन्यथा अगर ये कंस्ट्रक्टर होता तो आगे ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होता, जैसे हमने किसी भी कंस्ट्रक्टर में नहीं लगाया है. इसके बारे में हम लोग कंस्ट्रक्टर के पहले टॉपिक में बताया जा चुका है. कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे रिटर्न टाइप लगेगा नहीं लगेगा, ये सब कुछ पहले से बताया जा चुका है. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, void show का काम क्या होगा. तो इसका काम है केवल जो डेटा हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है ए बी सी उसको प्रिंट करना. तो हमने क्या बोला, a इक्वल टू ए, फिर अगेन एक वैल्यू दे दिए b इक्वल टू बी, एंड एक और दे दिए c इक्वल टू सी. इस तरीके से हमने क्या किया, 3 प्रिंट कर दिया एंड फाइनली क्लास को क्लोज कर दिया. दिस इज माय क्लास, देयर नेम इज xyz, इंस्टेंस वेरिएबल इज a b and c, and you have 4 types of constructor xyz 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 and xyz. सबका अलग अलग वर्क है और एक हमारे पास मेथड है शो, जिसका काम है a b c के वैल्यू को डिस्प्ले करना. अब इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं. अब हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन हम लोग को क्लास के बाहर बनाना होता है. सो देखिए यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया गया है और क्लास के बाहर हम लोग मेन फंक्शन को बना रहे हैं. अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लास का सबसे पहले हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. इफ यू वांट टू एक्सेस एनी मेथड देन यू मस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. तो अगर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो उस केस में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो हमने XYZ का एक ऑब्जेक्ट बनाया K1. ओके, तो K1 इज द ऑब्जेक्ट, K1 इज द इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास. तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. एक पॉइंट और समझिए, हमने बताया हुआ प्रीवियस क्लास में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. एक सवाल आपके पास ये आ सकता है कि सर हमने ऑब्जेक्ट बनाया और आपने ये कहा कि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन हमारे पास तो 4 कंस्ट्रक्टर है.
कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। लाइक हमने यहाँ पर K1 बनाया है लेकिन कोई भी डेटा पास नहीं किया। अगर पास नहीं किया तो ये 4 कंस्ट्रक्टर में से चेक करेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें डेटा पास करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पहला वाला। तो अभी XYZ K1 करते ही पहला जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया K2 और इसमें एक डेटा पास किया। जब हम एक डेटा पास करेंगे तो ये देखेगा कि 1 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कौन है, तो ये है, तो इसमें काम हो जाएगा। हमने एक और बना लिया K3 और इसमें डेटा पास कर दिया 2, तो जब 2 डेटा पास किया तो ये कंस्ट्रक्टर काम करेगा क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट मांग रहा है। और फिर एक और बना दिया K4 और इसमें हमने पास कर दिया 3 डेटा। तो पॉइंट इज दिस स्टूडेंट कि हम जितने भी आर्गुमेंट को पास करते हैं एज एक्चुअल आर्गुमेंट, हम जो भी पास करते हैं तो उसमें कितने आर्गुमेंट को पास किया गया है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, हमने नहीं पास किया तो ये कॉल होगा, हमने 1 पास किया तो ये कॉल होगा, हमने 2 पास किया तो ये वाला कॉल होगा, और हमने 3 पास किया 1 2 3 तो ये कॉल होगा। ओके ना, कॉल तो हो गया। कॉल होने का मतलब क्या, जैसे ही K1 हमने बनाया ये कॉल हो गया। कॉल होने का क्या मतलब, ABC का वैल्यू 0 K1 के लिए, K1 के लिए ABC का वैल्यू 0। K2 में हमने 10 को पास किया तो जैसे K2 10 एक आर्गुमेंट है, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ये वाला, तो 10 का जो वैल्यू है वो कहां आ जाएगा, X में। 10 जो वैल्यू पास किया गया वो कहां आ गया, X में, और ये X का वैल्यू कहां चला गया, ABC में, मतलब तीनों का वैल्यू 10 हो जाएगा। 10 और 2 अगर पास करेंगे तो ये डेटा यहां पे आ जाएगा, तो 10 इसमें आ गया और 2 इसमें चला गया, X एंड Y में। अब ये 10 और 2, X का डेटा A में, Y का डेटा B में, और C का डेटा तो हमने पास किया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 सेट कर देंगे। और जब 3 डेटा भेजा गया तो तीनों डेटा XYZ में जाएगा और फाइनली वो ABC में रिस्पेक्टिवली चला जाएगा। नाउ हम लोग इस शो मेथड को कॉल करते हैं, तो अब बोलेंगे K1 डॉट शो, K2 डॉट शो, K3 डॉट शो, K4 डॉट शो। अब आप देखेंगे जैसे हमने K1 को कॉल किया था तो K1 के थ्रू ABC का वैल्यू क्या था, 0। तो अगर हम K1 के शो को कॉल करें तो वो अपने वैल्यू ABC को डिस्प्ले करेगा, मतलब 0 0 0। और अगर हम K2 की बात करें तो मात्र एक डेटा भेजा गया था और वो डेटा तीनों ABC में चला गया था, इसलिए ये प्रिंट करेगा 10 10 और 10। अगर 2 डेटा भेजा गया तो 10 2, क्योंकि 10 और 2 तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन C का वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ 0 सेट किया गया। और K4 के थ्रू जब शो को कॉल करेंगे तो K4 के थ्रू 1 2 3 भेजा गया था XYZ में, जो कि चला गया था ABC में, इसीलिए ये प्रिंट करेगा 1 2 एंड 3। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे हमने एक ही काम को, एक ही मेथड को 4 डिफरेंट तरीके से वर्क करवाया है। तो अगर एक ही मेथड को, एक ही कंस्ट्रक्टर को 4 तरीके से आप काम करवाते हैं तो ये टॉपिक कहलाता है कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, तो ये टॉपिक था हम लोग का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।